नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, सेक्शन 8 कंपनी एनजीओ के फॉर्म में किस तरीके से बनाई जा सकती है, या किसी भी एनजीओ को सेक्शन 8 कंपनी के तहत हम किस तरीके से बना सकते हैं। यदि आपका रुझान है कि हाँ जी, आप किसी भी तरीके की सेक्शन 8 एनजीओ बनाना चाहते हैं या एनजीओ के तौर पर काम करना चाहते हैं, तो उसको रजिस्ट्रेशन सेक्शन 8 में क्यों कराएं, कैसे कराएं, किस तरीके से कराएं, इसी सारी चर्चा पर हमारे साथ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं रचित जी। रचित जी, आपका स्वागत है। थोड़ा सा बताएंगे हाँ जी, सेक्शन 8 कंपनी होती क्या है, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये तथ्य होता है कि हाँ जी, कोई भी बंदा या कोई भी ऐसा बंदा उन्हें ये गाइड करता है कि हाँ जी, ट्रस्ट या सोसाइटी पे जाएं, सेक्शन 8 कंपनी पे ना जाएं। हम ये गाइड करते हैं कि हाँ जी, सेक्शन 8 कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो सेक्शन 8 कंपनी वैसे एक्चुअल में होती क्या है? दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके मंच पर आके आज मैं बोल पा रहा हूँ। सबसे पहले गौरव जी बताता हूँ सेक्शन 8 कंपनी होती क्या है। बेसिकली सेक्शन 8 कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 एक जो लॉ है, जो कि हमारा कॉर्पोरेट लॉ है, हमारा संविधान है इंडिया का, कॉर्पोरेट लॉ जिसे कहते हैं। तो उसके अंतर्निहित रजिस्टर होती है सेक्शन 8 कंपनी। एक तरीके का सेक्शन होता है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 का होता है, सेक्शन 8 जिसे कहते हैं। तो बेसिकली ये कॉर्पोरेट एनजीओ है जो कि कंपनीज एक्ट से चलती है। बाकी कोई भी इसके अंदर डिफरेंस नहीं है, सोसाइटी और ट्रस्ट का सब चीजें ऑलमोस्ट सेम होती हैं इसके अंदर। बट सबसे बड़ा मेजर बेनिफिट इसके अंदर ये होता है, कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है, प्रॉपर ट्रांसपेरेंट होती है, प्रॉपर ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन होता है। कोई भी सामने वाला व्यक्ति जो भी आपकी एनजीओ की डिटेल्स आज की तारीख में पता करना चाहता है, ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे mca.gov.in। आप चाहे लिंक भी डाल सकते हैं वीडियो के नीचे, उस पर जाके आप किसी भी कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन 100 रुपए दे के निकाल सकते हैं। प्लस मास्टर डाटा से आपको पता चल सकता है कहाँ का रजिस्टर्ड एड्रेस है, कहाँ की वो कंपनी है, क्या उसका कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर है, क्या उसका अप्रूवल लेटर है, और कहाँ की उसकी आरओसी पड़ती है, क्योंकि आरओसी हर स्टेट की अलग आरओसी पड़ती है। जैसे उत्तर प्रदेश की कानपुर पड़ती है, तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग आरओसी होती है। तो इसके अंदर बहुत ही ज्यादा प्रॉपरली एक प्रॉपर लीगैलिटी से रजिस्ट्रेशन हो जाती है सेक्शन 8 कंपनी। तो ये इसका सबसे बड़ा मेजर बेनिफिट है। ऑनलाइन प्रेजेंस का आजकल जमाना है, सारा मार्केटिंग ऑनलाइन होती है, तो क्यों ना एक ऐसी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी बनाई जाए जो कि सर्च करती है आपको गूगल पे सबसे पहला नाम आए। तो सेक्शन 8 कंपनी का सबसे बड़ा मेजर बेनिफिट ये रहता है। साथ ही साथ और जो आगे चल के लाइसेंसेस लेने होते हैं, बहुत टेंडर्स होते हैं, कोई आपको बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, इसके अंदर आप हर तरीके की चीज कर सकते हो सेक्शन 8 कंपनी में। बट एक इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी पैसा आएगा वो अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जैसे बायलॉ सोसाइटियां बनते हैं वैसे इसके अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है। तो उसके हिसाब से ही आपका पैसा उसके अंदर लगाया जाएगा, जो कि आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स होने जा रहे हैं। थोड़ा सा मुझे ये भी बताइए कि लोगों के दिमाग में ये भ्रांति होती है कि हाँ जी, सेक्शन 8 कंपनी बेस्ट क्यों होती है एनजीओ के लिए, और क्या रीजंस है उसको कि वो बेस्ट सुटेबल स्ट्रक्चर है अगर कोई भी बंदा एनजीओ बनाना चाहता है तो? देखिए, बेसिक बेस्ट सूटेबल स्ट्रक्चर ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ सेक्शन 8 ही आप बना सकते हो, सोसाइटी ट्रस्ट भी अच्छे हैं। बट मेन चीज क्या है, वो बहुत पुराने लॉज हो चुके हैं। 1882 का ट्रस्ट एक्ट है, 1860 का सोसाइटीज एक्ट है। अब जो कंपनीज एक्ट है वो नए लॉ के हिसाब से बना है, 2013 के एक्ट से बना है। तो एक मेजर बेनिफिट ये रहेगा कि ये अपडेटेड लॉ है। कहीं से आपको ओवरसीज फंडिंग आनी है, कुछ भी आनी है, तो ज्यादा एक एक ऑनलाइन प्रेजेंस का बेनिफिट मिल जाता है बेसिकली कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करने के बाद। ओके। तो थोड़ा सा मुझे ये भी बताइए कि क्या इसे दो लोग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये होता है कि हाँ जी, कि हमारे पास दो से ज़्यादा लोग हैं। क्योंकि कई बार ये भी दिक्कत होती है कि हाँ जी, हम जब कंपनी बनाते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो कई बार फॉर्म साइज का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, क्योंकि ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ है, लोगों को नहीं पता इसके बारे में। देखिए, बेसिकली क्या होता है, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ही इसका सारा प्रोसेस चलता है। मिनिमम 2 जनों की इसमें रिक्वायरमेंट रहती है। ऐसा सोसाइटी और ट्रस्ट की तरह नहीं होता जिसमें 3 जने प्रिंसिपल ऑथर है, बहुत में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत ज्यादा घोच हो जाती है। बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ मिनिमम आप 2 जनों के से ही अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। उन 2 जनों की केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक का स्टेटमेंट, या फिर बिजली का बिल। जिस जगह पर भी आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करानी है, अपनी एनजीओ रजिस्टर करानी है, सेम प्राइवेट लिमिटेड वाला प्रोसेस होता है। इसके अंदर भी डिजिटल सिग्नेचर बनते हैं। सारा फेसलेस प्रोसेस है ये। इसके अंदर आपको कहीं जाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। घर बैठे आप किसी भी प्रोफेशनल से आज की तारीख में सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। और जैसे ही 8 से 10 दिन का प्रोसीजर खत्म होता है, उसके बाद आप अपना आगे उसका बैंक अकाउंट खोल के अपना जो भी आप मेमोरेंडम के हिसाब से काम करना चाहते हैं, उसके हिसाब से उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके।
थोड़ा सा सर ये बताएंगे सेक्शन एट कंपनी ही बेस्ट क्यों होती है, अगर हम बोले ना हमारे शब्दों में सेक्शन एट कंपनी इजी प्रोसेस है, बट अगर हम बोले तो बेस्ट क्यों है? सर बेस्ट इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ी बात इसके अंदर, मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, आजकल ऑनलाइन का जमाना है। अब आप एक बात बताइए, अगर आप एक रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के लिए आपको कोर्ट जाना पड़े, बार बार धक्के खाने पड़े, वकीलों से मिलना पड़े, स्टैम्प ड्यूटी बनवाओ, वो बनवाओ, स्टैम्प पेपर निकलो, 100 तरह की चीजें होती हैं। अगर आप आज की तारीख में ट्रस्टेड सोसाइटी रजिस्टर करवाना चाहते हो तो एसडीएम ऑफिस में जाना पड़ता है, नेम अवेलेबिलिटी के लिए पता करना पड़ता है। एक प्रोफेशनल हर टाइम आपके साथ फिजिकली प्रेजेंट होता है, फिजिकली फाइल जाती है। ऑनलाइन प्रोसेस उसका भी हो चुका है, बट अभी क्या है, ऑनलाइन के साथ उसमें फिजिकल भी रिक्वायरमेंट रहती है जाने की। बट यहाँ पर आपको क्या है, बहुत आसानी से रजिस्ट्रेशन हो रही है, बहुत आसानी से कंप्लाइंसेस हो रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, कंप्लाइंसेस और ये सब चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको अपने काम पे सीधा फोकस करना है। यहाँ पर ज्यादा रूल और रेगुलेशन पे आप इतने ज्यादा घिरे हुए नहीं होगे जितना आप उन ट्रस्ट और सोसाइटीज में होगे। उसमें अमेंडमेंट कराना है तो पूरी ट्रस्ट डीड को चेंज करवाना पड़ता है। इसके अंदर सिंपल आपका डायरेक्टर अपॉइंट हो जाता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर हम अप्लाई करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर बनवाते हैं और डायरेक्टर अपॉइंट कर लेते हैं सेक्शन एट कंपनी में। किसी को रिजाइन करवाना है तो 1 दिन का प्रोसेस है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठ के सारे काम हो जाते हैं। कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट से सारे काम इस तरीके के करते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर इनकम टैक्स के जो लाइसेंसेस होते हैं सेक्शन 80G और 12A सेक्शंस के जो लाइसेंस होते हैं, जिससे कि आपका पैसा एग्जेम्प्ट हो जाता है। 12A से क्या बेनिफिट होता है, जो भी अपना पैसा आ रहा है करंट अकाउंट में सेक्शन 8 कंपनी के, वो टैक्स से फ्री हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है। हम्म। 80G से क्या बेनिफिट, जो जो भी व्यक्ति लोन देना चाह रहा है या फिर कुछ भी तरीके की डोनेशन देना चाह रहा है कंपनी को, तो जो वो डोनेशन होगी उसको अपने टैक्स में रिबेट मिलेगी, ग्रॉस टोटल इनकम में से 50% ऑफ द डोनेटेड अमाउंट ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस हो जाएगी। तो इस तरीके के बहुत मेजर बेनिफिट्स और बहुत जल्दी वो मिल जाते हैं सेक्शन 8 कंपनी। प्लस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट, जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आती है, तो उसके लिए भी वो एफसीआरए जरूरी है, तो वो भी इसमें जल्दी मिल जाता है। ओके। तो थोड़ा सा मुझे इस बारे में बताएं रचित जी कि सेक्शन एट कंपनीज रिसीव कर सकते हैं क्या कोई कंट्रीब्यूशन, अगर बाहर से हमें आ रहा है, नॉन रेजिडेंट से आ रहा है, ओवरसीज मार्केट से आ रहा है, ओवरसीज पब्लिक अगर हमको कुछ डोनेशन टाइप या कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन दे रही है, तो थोड़ा सा इस चीज़ पे भी बताएं। बिल्कुल। एफसीआरए का अप्रूवल, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट 2010 में आया गया था, जो कि सारा का सारा ये चीजें रेगुलेट करता है। एक तरीके से एफडीआई आरबीआई का अप्रूवल इसमें चाहिए होता है। बट क्या है, एफसीआरए की जो कंप्लायंस होती है वो देखनी पड़ती है। उसके लिए क्या होता है, एक आपका एडी बैंकर, एडी का बैंकर, उसके साथ आपको मिलकर एक एग्रीमेंट होता है। उसके हिसाब से वो सारा प्रोसीजर होता है। वो काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, बट सारी चीजें हो जाती है। मतलब बेसिकली आपका एफसीआरए होना चाहिए। एफसीआरए के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर सारी की सारी बातें लिखी जाएंगी कि भाई एफसीआरए कैसे आप ले सकते हैं, क्या उसके अंदर एक अलग से आपको एस्क्रो अकाउंट खोलना पड़ता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, दिल्ली ब्रांच के साथ। ये सब चीजों में बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं उसके अंदर भी। बेसिक लिमिट एफसीआरए की ये होती है कि 3 साल तक आपका टर्नओवर 15 लाख रुपीज का होना चाहिए। प्लस अगर आप 1 साल में भी एफसीआरए ले सकते हो सेक्शन एट कंपनी में, अगर आपको पता है कि आपका जो पार्टी है सामने वाली ओवरसीज जो है, ओवरसीज जो भी आपको इन्वेस्ट करना चाहता है या डोनेट देना चाहता है, वो एक डिक्लेरेशन देते हैं कि हाँ मैं इस कंपनी के अंदर पैसा डाल रहा हूँ, तो वो भी अगर हो जाएगा तो एफसीआरए भी मिल सकता है। तो एफसीआरए के भी लेने के 2 तरीके होते हैं इस तरीके से। ओके। थोड़ा सा मुझे बताएंगे हाँ जी, क्या किसी एग्जिस्टिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को या किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी को क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेक्शन एट में? नहीं, कंपनीज को हम इसमें सेक्शन 8 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक तरीके से सीजी अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से बनती है सेक्शन 8 कंपनी। तो कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या प्रोप्राइटरशिप आप उसको चेंज नहीं करा सकते। बट हाँ, ऐसे होता है कि प्रोप्राइटरशिप को आप प्राइवेट लिमिटेड में ले जा सकते हो, बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आप सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं करा सकते हो। तो क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी बिल्कुल ही अलग सिस्टम होता है, तो आप इसको कन्वर्जन नहीं करा सकते। ओके। थोड़ा सा मुझे इस बारे में बताएंगे हाँ जी, जैसे सपोज हम सेक्शन एट कंपनी खोल रहे हैं, ठीक है, तो सेक्शन एट कंपनी में जो स्टैम्प ड्यूटीज़ के बेनिफिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टैम्प ड्यूटीज़ होती क्या हैं, किस तरीके से वेरी करती हैं, किस तरीके से अप्लाई होती हैं, थोड़ा सा इस बारे में चर्चा करें। देखिए, स्टैम्प ड्यूटी एक स्टेट सब्जेक्ट है, यानी कि हर स्टेट में अलग अलग स्टैम्प ड्यूटीज होती है। स्टैम्प ड्यूटी एक्ट 1899 के हिसाब से एनेक्स्चर ई, सारी की सारी रेट्स होते हैं। कोई भी अगर आप पता करना चाहते हो गूगल कर सकते हो, एनेक्स्चर ई के हिसाब से हर स्टेट के अलग स्टैम्प ड्यूटी लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश की 7,550 रुपीज है, पंजाब की 11,000 रुपीज है। तो हर स्टेट के अलग अलग स्टैम्प ड्यूटीज है। कोई ऐसी मेजर बेनिफिट नहीं है सेक्शन 8 कंपनीज को स्टैम्प ड्यूटी का। बस हाँ, आगे चल के जब प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी का थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है। वो भी हर स्टेट का अलग लॉ है, तो वो स्टेट के हिसाब से देखना पड़ता है। ओके।
तो थोड़ा सा मुझे ये भी बताएं कि जैसे सपोज हम किसी भी तरीके से हम अगर सपोज एक सेक्शन 8 कंपनी बनाते हैं, तो सेक्शन 8 कंपनी में जो स्टैम्प ड्यूटी होती है, जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स है, उसका क्या फंडा है, क्या वो होती है नहीं होती है, क्या हिसाब किताब? सर सब देखिए, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे स्टैम्प ड्यूटी जो है स्टेट सब्जेक्ट होता है, वो हम बिना देखे नहीं ऐसे बता पाएंगे जब तक प्रोफेशन जो भी कोई क्लाइंट होगा हमारा, जब तक वो अपना केस डिस्कस नहीं करेगा तब तक इस चीज के ऊपर चर्चा करना कुछ खास फायदेमंद नहीं है। ओके। बेसिकली स्टैम्प ड्यूटी होती है, बट वो स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो वो पूरा उसका लॉ होता है, तो उसके हिसाब से स्टेट वाइज क्लाइंट वाइज देखकर ही बताना पड़ता है। ओके। ओके। बाकी थोड़ा शेयर सा। ट्रांसफर पे स्टैम्प ड्यूटी है, सब चीजें लगती है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड का प्रोसीजर होता है वैसे ही इसमें भी सेम प्रोसीजर होता है, शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट बनता है, सारी चीजें सेम ही होगी। ओके। तो आप मुझे ये बताइए कि सेक्शन 8 कंपनी बनाना कितना आसान होता है और लोग इसे किस तरीके से बना सकते हैं? बेसिकली सेक्शन 8 कंपनी का टाइम प्रोसीजर 10 से 15 दिन रहता है, मैक्सिमम 15 डेज के अंदर ये कंपनी रजिस्टर होकर आ जाती है सेक्शन 8 कंपनी। उसके बाद आप अपना करंट अकाउंट खोल सकते हैं, प्लस जो उसका एक मैंडेटरी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंस होता है INC 20A का, जो कि विद इन 6 मंथ्स के अंदर आपको बैंक स्टेटमेंट अपना अपडेट करना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, जो कैपिटल है वो डालनी पड़ती है बैंक अकाउंट में। तो वो करके आप अपना सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं प्रोसीजर। अच्छा, तो मुझे सर थोड़ा सा ये भी बताइए कि सेक्शन 8 कंपनी बनाते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सेक्शन 8 कंपनी बनाने से पहले या कोई सोसाइटी या ट्रस्ट से बनाने की, आपका विजन क्या है, बेसिकली आप काम क्या करना चाहते हैं। कोई भी ऐसे कोई भी आप ऐसे चीज को देखकर एकदम, कई कई बार क्या होता है कि भाई फंडिंग आ जाएगी, कई बार हम पे कॉल इस तरीके की आती है कि हमें फंडिंग दिला दो, हमें क्या सैलरी मिलेगी, कुछ ऐसा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप एक कंपनी रजिस्टर करवाते हो तो एक तरीके से उसकी सारी आपको कंप्लाइंसेस, हर चीज आपको देखनी पड़ेगी। साथ ही साथ उस कंपनी का मेजर बेनिफिट ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई फ्री में फंड दे जाएगा, जब तक आप कुछ खुद से कंट्रीब्यूट नहीं करोगे सोसाइटी के अंदर, या कोई कोर्स नहीं चलाओगे, कोई एकेडमी नहीं बनाओगे, या कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे कि सोसाइटी में चेंज होगा, या कुछ ऐसा कुछ एक अच्छा विजन लेकर या वेलफेयर का विजन लेकर आप नहीं चलेंगे, तब तक आपके पास कोई सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं बन पाएगी। सोर्स ऑफ फंडिंग बनती है ग्रुप ऑफ पीपल से। तो आप क्राउड फंडिंग के इसके अंदर प्रोजेक्ट ला सकते हैं, लोगों से मिलकर सब्सक्रिप्शन ला सकते हैं, जिससे कि इकट्ठा करके उनको आप उन उस पैसे देकर अच्छा अच्छा यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास एक विजन होनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इसमें रजिस्ट्रेशन का आप सोच सकते हैं। ओके। तो सर थोड़ा सा मुझे टेलवे और एटीजी के बारे में बताइए और थोड़ा सा एनजीओ दर्पण के बारे में बताइए, क्या चीज़ें होती हैं ये और किस तरीके से मदद करती हैं सेक्शन 8 कंपनी को? देखिए, एनजीओ दर्पण एक नीति आयोग का इनिशिएटिव है, जो कि और गवर्नमेंट क्या है, एक तरीके का मीडिएटर एक्ट करती है बिटवीन एक एनजीओ और जिसको फंड की रिक्वायरमेंट है उसके बीच में। तो नीति आयोग क्या करती है, अपनी वेबसाइट पे अलग अलग जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कोई भी स्टेट की, सपोज आप उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में रहते हैं, गाजियाबाद में आपकी एनजीओ स्थित है, तो गाजियाबाद में जो जो दिक्कतें चल रही हैं तो उसके एक टेंडर्स निकालती है और अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करती है। उन एनजीओ को वो शो होने लग जाता है कि भाई यहाँ आसपास जो है ये गड़बड़ चल रही है, रोड सिंक है, रोड पे इश्यूज है, रोड इश्यूज है, तो आप उन सबके टेंडर्स उठा सकते हैं, कम्युनिटी मिलकर हेल्प कर सकते हैं। इस तरीके से क्या होता है, एक आपस में जो लोग रह रहे हैं वो मिलकर काम कर सकते हैं एक तरीके से। उस काम से बेनिफिट होता है, एनजीओ बढ़ती है, एनजीओ को सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, एनजीओ पार्टिसिपेशन एक्टिविटीज से उनको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं और एनजीओ ऐसे ही आगे जाती है। तो बेसिकली सारा सिस्टम इसके अंदर क्या है, वेलफेयर का सिस्टम है सारा, आपको वेलफेयर करना पड़ेगा लोगों का, सोसाइटी का वेलफेयर करना पड़ेगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव सेक्शन 8 का ये होता है। बाकी लोग पूछते हैं कि फंडिंग कैसे आएगी। देखिए, फंडिंग का एक ही तरीका है कि जब तक आप खुद से काम नहीं करेंगे, लोगों को इकट्ठा नहीं करेंगे, जब तक आपका एक समूह नहीं बनेगा, ग्रुप ऑफ पीपल नहीं बनेंगे, तब तक इसके अंदर आपको फंडिंग इतनी आसानी से नहीं मिल पाएगी। बाकी गवर्नमेंट के कई सारे प्रोग्राम्स, आप उसके अंदर स्किल इंडिया इस सब में पार्टिसिपेट ले सकते हैं, उसकी भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी आप कोई भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हो तो आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो नंबर नीचे लिखा गया है, उसमें आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी सेक्शन 8 के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। सेक्शन 8 को रजिस्ट्रेशन कराने के बाद क्या कंप्लायंसेस होते हैं, वो उसमें भी हम लोग आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। ओके। तो ठीक है, रचित जी आपने बहुत ही अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें समझाई, बहुत ही अच्छी तरीके से सारा विवरण दिया। तो दोस्तों, अगर कोई भी क्वेरी है तो आप रचित जी से पूछ सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पे आप कोई भी क्वेरी है तो आप जान सकते हैं। और रचित जी धन्यवाद। अगर कोई भी क्वेरी आप लोगों की हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे या तो व्हाट्सएप कर दें या कॉल कर दें, रचित जी आपका पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। थैंक यू।